हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कोवेलेंट बॉन्ड और उसके टाइप्स पढ़े थे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। वहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखा है आपने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, तो प्लीज देख लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कह दे या आयोनिक बॉन्ड कह दे, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ड पर फोकस करते हैं, आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक मतलब आयंस है ना, तो यहां पर केटायंस और एनायंस, इन दोनों के बीच में, केटायन और एनायन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे ही आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड हम कहेंगे। ठीक है, केटायन एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो बॉन्ड है, वही आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। चलिए तो डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा है। इट इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू अनदर एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। अब देखिए यहां पर कंप्लीट ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का। कोवेलेंट बॉन्ड, अगर कोवेलेंट बॉन्ड का वीडियो अगर आपने देखा है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही थी। अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा एटम भी एक इलेक्ट्रॉन देगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक एटम तो दूसरा एटम भी दो इलेक्ट्रॉन देगा। तो वहां पर म्यूचुअल शेयरिंग हो रही थी। यहां पर शेयरिंग नहीं होगी, यहां पर कंप्लीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे, है ना। तो दो एटम्स के बीच में कंप्लीट ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का, और ये ट्रांसफर कहां से होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, है ना। अब इसकी एक और दूसरी डेफिनेशन भी है, वो भी देख लेते हैं हम। क्या लिखा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड्स केटायंस एंड एनायंस टुगेदर is called ionic bond or electrovalent bond. The compounds formed in this way are called ionic or electrovalent compounds. ठीक है, देखिए ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो केटायन और एनायन, है ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों को बांध कर रखता है, होल्ड करके रखता है, उसी बॉन्ड को, उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और आयोनिक बॉन्ड के थ्रू या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जो कंपाउंड्स बनेंगे उन्हें ही हम आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अब एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से ये जो टॉपिक है आयोनिक बॉन्ड वाला, ये क्लियर होने वाला है। देखिए हम यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं NaCl का, है ना। तो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये तो पता ही है हमें कि Na पॉजिटिव होता है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों से मिलकर के NaCl का एक क्रिस्टल बनता है। तो यहां पर ये क्रिस्टल बना कैसे, इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो हुआ कैसे, तो उसको हम यहां पर समझते हैं। देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, फर्स्ट शेल में 2, फिर 8 और फिर लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका अगर लुईस डॉट सिंबल हम बनाए तो सोडियम के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर बना दिया है। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और लास्ट शेल में या वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को मैं डॉट के रूप में यहां पर शो कर रहा हूं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए यहां पर होता क्या है, जो सोडियम है, सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन चला जाए इस क्लोरीन के पास में तो यहां पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर अगर ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन चला गया इस क्लोरीन के पास में तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 2 8 और यहां पर 7 की जगह 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो होगा क्या, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास में, ये ट्रांसफर हो जाएगा इस क्लोरीन के पास। तो अब देखिए क्या बनेगा, यहां पर Na पॉजिटिव बन गया, इसको हम क्या कहेंगे, सोडियम आयन। ठीक है, प्लस यहां पर Cl है, तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन चला गया है तो इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, इसलिए इसके पास में आएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया है तो ये बन गया हमारा क्लोराइड आयन।
ठीक है। तो जब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में कंबाइन होते हैं तो यहाँ पर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनता है। इसको हम और करके ऐसे भी लिख सकते हैं NaCl, ठीक है। तो यहाँ पर केटायन और एनायन को जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बांध कर रखता है, होल्ड करके रखता है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल क्लियर हुआ। अब सेकंड एग्जांपल एक और हम देख लेते हैं। देखिए जैसे कि MgO है ना, MgO का मॉलिक्यूल किस तरह से फॉर्म होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, फर्स्ट शेल में 2, फिर 8 और वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहां पर किस तरह से शो कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैग्नीशियम के एक इलेक्ट्रॉन ये और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए यहां पर मैग्नीशियम का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा अगर ये अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे ऑक्सीजन को, ठीक है। तो यहां पर कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा मैग्नीशियम का, दूसरा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहां पर, है ना। तो देखिए इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद में। यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके आ जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए अब आगे क्या होगा, ये Mg 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए हैं तो डाई पॉजिटिव, है ना, ये बन गया मैग्नीशियम आयन, ठीक है, मैग्नीशियम आयन प्लस। अब ऑक्सीजन के पास में देखिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 तो पहले थे इसके पास में, है ना, 5 और 6, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका। और इसके पास में आ गया डाई नेगेटिव चार्ज, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ही पॉजिटिव, जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर मैग्नीशियम के पास आया 2 पॉजिटिव क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ऑक्सीजन के पास आया 2 नेगेटिव क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किए, एक्सेप्ट किए, गेन किए, ठीक है। तो यहां पर ये वाला जो आयन है ये है ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन, ठीक है। तो यहां पर देखिए अब क्या बन जाएगा, Mg डाई पॉजिटिव और O डाई नेगेटिव, Mg डाई पॉजिटिव और O डाई नेगेटिव। इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं, MgO, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही क्या कहलाता है, आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। तो केटायंस और एनायन को जो बाइंड करके रखता है, होल्ड करके रखता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसे ही हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। आई होप इन 2 एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। चलिए गाइज अब वो 3 फैक्टर्स हम देख लेते हैं जो आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट फैक्टर लिखा है यहां पर लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम प्रीवियस यूनिट में पढ़कर आए हैं, यूनिट 3 में हम पढ़कर आए हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है ना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ये होता है कि अगर हम सोडियम का एग्जांपल लें, ठीक है, तो सोडियम अगर एग्जांपल ले सोडियम का, तो यहां पर सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और सोडियम केटायन में कन्वर्ट हो जाता है, Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए, बाहर करने के लिए जो एंथैल्पी यूज में लाई जाती है उसी को कहा जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अगर कोई एटम इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ले तो यहां पर केटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। और आयोनिक बॉन्ड में हमें केटायन और एनायन की जरूरत पड़ेगी। तो जो मेटल है, अधिकतर क्या होता है, मैक्सिमम मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है और केटायन का फॉर्मेशन करती है आयोनिक बॉन्ड के अंदर, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल्स, ठीक है। मेटल की लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए। सोडियम क्या है, एक मेटल है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके सोडियम पॉजिटिव, Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, केटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितनी लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी रहेगी उतना ही जल्दी, उतना ही इजीली केटायन में कन्वर्ट हो जाएगा कोई मेटल,
ठीक है। तो यहां पर किसी मेटल की आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होनी चाहिए, पहली बात तो ये। अब दूसरा पॉइंट क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हम पढ़कर आए हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोले या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोले, दोनों एक ही चीज है। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना, जैसे कि हम Cl की बात करें, ठीक है, तो Cl क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है, Cl एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl नेगेटिव। तो यहां पर देखिए जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, जिस एटम की जितनी ज्यादा अच्छी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हाई होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन जल्दी से एक्सेप्ट करेगा, उतना ही जल्दी, उतना ही रैपिडली, उतना ही इजीली जो एनायन है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होनी चाहिए मेटल की। दूसरी बात हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए, और किसकी, नॉन मेटल्स की, है ना, मेटल नहीं होना, यहां पे नॉन मेटल होगी। ठीक है, नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर ज्यादा होनी चाहिए, जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और एनायन में कन्वर्ट हो जाए। मेटल जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और कैटायन में कन्वर्ट हो जाए। अब तीसरी बात है हाई लेटिस एंथैल्पी। अब लेटिस का मतलब क्या होता है, जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो यहां पर लेटिस एंथैल्पी का मतलब क्या है, तो लेटिस एंथैल्पी का मतलब यह है कि केटायन और एनायन के थ्रू आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो केटायन और एनायन जब कंबाइन होते हैं, लेटिस बनता है, क्रिस्टल लेटिस, तो केटायन और एनायन जब कंबाइन होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, तो उस रिलीज हुई एनर्जी को ही कहा जाता है लेटिस एनर्जी। तो जितनी हाई लेटिस एंथैल्पी या जितनी हाई लेटिस एनर्जी होगी, उतना ही जल्दी से, उतना ही इजीली आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। तो तीन बातें ध्यान रखना है आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होनी चाहिए मेटल की, फिर नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन अच्छे से करना चाहिए वो, और तीसरी बात है हाई लेटिस एंथैल्पी। ठीक है, तो आई होप आयोनिक बॉन्ड क्या है इसकी डेफिनेशन आपने अच्छे से क्लियर कर ली, ये किस तरह से बनता है, इसके एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनिक बॉन्ड को अफेक्ट करते हैं, बनाने में हेल्प करते हैं, वो तीन फैक्टर भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं।